हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है नैना। आज की कहानी मैं मेरे मित्र अतुल मिश्रा जी के संदर्भ में लिख रहा हूँ। मिश्रा जी मेरे इंजीनियरिंग के दिनों के मित्र हैं। अभी अभी मैं नरकटियागंज से उनकी शादी से ही लौट रहा हूँ। उनके लिए बेहद खुश भी हूँ, क्योंकि जैसे खुफिया स्वभाव के वो आदमी थे, उन दिनों मुझे लगा नहीं था कि कभी भी वे शादी वगैरह के चक्कर में पड़ पाएंगे। मगर वक्त अच्छे अच्छों की जिंदगी बदलने की कला में माहिर है, और वही हुआ। अतुल को लिखने का और सुडोकू पजल सॉल्व करने का शौक था। दुनिया की हर पेचीदी चीजों में उसे गणित नजर आता था। अंक उसे अपनी ओर चुंबकों की तरह खींचते थे। मुझे याद है, जब मेरी ईयर बैग लगी थी मैथमेटिक्स के चलते, तो पूरे 6 महीने का रस उसने महज 1.5 महीने में मुझे निचोड़ कर पिला दिया था। आनंद हुआ था कि ये इतना आसान भी है, और दुख भी था कि अगर 1 साल पहले ये रस पी लिया होता तो शायद 1 साल पीछे न रह जाता। और उनसे मेरी दोस्ती के वास्ता इतना कह सकता हूँ कि जिन दिनों उन्हें किसी आकृति नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत हुई थी, तो मैं ही उनके लिए शायरी लिखता था। सही मायने में देखूं तो उनके मोहब्बत का एक हिस्सा मेरा भी था। वो अजीब सी वाकयात थी, आज बयान करने जा रहा हूँ। अब से आप मुझे अतुल मिश्रा समझ लीजिए। पटना से गुवाहाटी एक्सप्रेस पकड़कर मैं बैंगलोर की ओर रवाना हो चुका था। कॉलेज कैंपस में कॉग्निजन के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। यूं तो बड़ा लंबा सफ़र था, कुछ 36 घंटों का, और मेरी आदत है मैं ट्रेन के सफ़र में साइड लोअर ही बुक करता हूँ, ताकि वादियों और लोगों को देखकर रास्ता कट जाए। उस बार लेकिन मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। हर सवाल का प्रसंग थी मेरी नैना। नैना का असली नाम आकृति शर्मा, लेकिन मैं उसे नैना कहकर मन में पुकारता था, क्योंकि असली जिंदगी में पुकारने का मौका कभी मिला ही नहीं था। एक ऑनलाइन राइटिंग साइट पर हम मिले थे, जिसमें मैंने अपने हिसाब से सबसे खूबसूरत फोटो डाल रखी थी। लिखना तो एक बहाना था, असली मकसद था किसी से बात करना। लोग आमतौर पर टिंडर पे जाते हैं, लेकिन लेखन की तरफ रुचि होने हेतु मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डेटिंग साइट की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। और फिर लेखिकाओं की बात ही कुछ और होती है। हर रोज मैं वहां जाता था, लड़कों की पंक्तियों को स्क्रॉल करके सिर्फ लेखिकाओं की पंक्तियों पर ध्यान देता था। एक दिन अचानक एक ऐसी पंक्ति पढ़ी तो लगा जैसे कि किसी ने दिल निकालकर सामने रख दिया, मानो जैसे कोई अपने जख्मों को इतने प्यार से इन अक्षरों के बाजार में पेश कर रहा हो कि उसकी नीलामी लग सके। लिखा था, हर रात छोड़ आता हूँ तुम्हें शब्दों से भरकर, सुबह होते ही कोई तुम्हें मेरे पास लौटा जाता है। हैशटैग मेरे जख्म। मैंने प्रोफाइल के अंदर जाने की हिमाकत की तो देखा एक से एक कविताएं लिखी थी। जैसे छोटे बच्चे को मेले में खिलौने दिख जाए तो वो उत्सुकता से उन्माद हो उठता है, वैसे ही मेरा हाल था। हर एक कविता इतनी गहरी कि समझने के लिए कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ता था, लेकिन हर बार थोड़ा और अंदर तक चला जाता था और बिना छुए वापस आना पड़ता। मैंने सारी कविताएं लाइक की और मन बना लिया कि मैं अब हर रोज कुछ ऐसी कविताएं लिखा करूंगा कि नैना जी का मेरी कविता पर लाइक मिले। मैंने अपनी इंजीनियरिंग में पिछड़े हुए मित्र का सहारा लिया। मैंने उसे गणित पढ़ाई थी और उसने मुझे जॉन ए लिया। हर रोज लिखता रहा, मगर महीने भर तक ऐसी कोई खुशी नहीं मिली। तो मैंने एक दिन लगभग तय कर लिया कि ये सब भसड़ में न पड़कर चुपचाप कैंपस की तैयारी करूं। लेकिन अचानक एक रोज देखा तो नैना ने मेरी लिखी हुई कविता को लाइक किया। उस कविता में मैंने मंटो और इस्मत के बारे में जिक्र किया था। वो कविता थी, मशहूर हुए बहुत इश्क में नज़में लिखकर, मैं मंटो हुआ तेरे अंदर इस्मत देखकर। बस मुझे समझ आ गया कि नैना को या तो मंटो या तो इस्मत चुगताई पसंद है। फिर क्या, अब हर रोज मैं अपनी भावनाएं और अपने सवाल शायरी में लिखने लगा और उनका जवाब भी शायरी में ही आने लगा। एक बार तो मैंने ये भी बताया कि आधी रात जब चांद देखता हूँ, चांद कहता है किसी कोने में तुम उसे घूर रही हो। मतलब ये न्योता था कि आज रात आधी रात के बाद हम दोनों दुनिया के न जाने किसी कोने से एक ही वक्त पर चांद देखेंगे। उनका जवाब भी अगली कविता में आया, जिसका मतलब था कि मैंने चांद देख लिया। इन सब बातों से भौतिक रूप में कोई बदलाव नहीं आता था, मगर मन में एक भूचाल था जिसे मैं मोहब्बत समझता हूँ।
नैना को कभी मैंने नहीं देखा है, क्योंकि उसके प्रोफाइल में कोई तस्वीर ही नहीं थी और कुछ ऐसी पाबंदियां थी उस प्लेटफॉर्म पर कि हम फ़ोन नंबर भी नहीं मांग सकते थे। मगर फिर भी मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। लगता था इसी आसमान के नीचे कहीं एक और दिल भी धड़कता है मेरे दिल की रफ्तार से। वही सांसें जो मैं लेता हूँ, वही चांद है जो मैं देखता हूँ। लगभग 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन नैना ने जवाब देना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक मैंने इंतज़ार किया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लगभग 14 दिन बाद मुझे कॉग्निजेंट से कैंपस से सिलेक्शन के बारे में मालूम चला, तो मैं वापस बैंगलोर की ओर रवाना हुआ। खैर, यही वजह थी कि तरह तरह के सवाल मेरे मन में उनकी मार रहे थे। थोड़ी देर मन बहलाने के लिए मैं कॉरिडोर में जा पहुंचा, जो कि ट्रेन के केयर टेकर को मिली होती है। वहाँ पहले से एक आदमी बैठा हुआ था। सोचा थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूँ, तो मैं वहाँ उनसे इजाज़त लिए बिना बैठ गया। आदमी का जर्द चेहरा छोटे कद से मालूम होता था कि जैसे मेहनत ने कद और रंग पे कोई वार किया हो। थोड़ी देर चुप्पी के बाद मैंने पहल की। उनका नाम ज़ुबैर अली था। पेशे से वो एक लोको पायलट थे, यानी रेल चालक। चूँकि मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रहा था, तो मुझे उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। इंसान बहुत सख्त दिल का लगा। उसने बताया कि वो बैंगलोर कैंट में उतरेगा, शिवाजी नगर का रहने वाला था। उसने कहा ट्रेन के इंजन वाली बोगी में सिर्फ 3 लोग रहते हैं और गर्मी इतनी होती है कि कभी कभार पेशाब में खून भी निकलता है, मगर अब तो आदत हो चुकी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पूछा कि आज छुट्टी है, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, रात की शिफ्ट है, इसी ट्रेन में वापस गुवाहाटी जाना है। मुझे याद आया कि आए दिन अखबारों में ट्रेन के सामने कूद के जान देने वाले अधेड़ उम्र के आदमी और महिलाओं की खबर अक्सर आते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या ये सच है या अखबार वाले बस पन्ने भरने के लिए लिखा करते हैं। तो ज़ुबैर भाई ने बड़े आराम से जवाब दिया, अरे आदमी क्या, जानवर भी आ जाते हैं, लेकिन ट्रेन की जो रफ्तार होती है उसे रोके कैसे? एक को बचाने के चक्कर में पूरी ट्रेन पलट जाएगी। बहुत टेंशन है साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे। शुक्र करो सरकारी नौकरी है, वरना कौन चाहेगा ये काम करना। इतने में एक औरत बुरके में आई, तो ज़ुबैर भाई ने अपने आप को दुरुस्त किया और पूछा कि यहाँ क्यों आ गई, और मुझसे अपनी बेगम कह के परिचय करवाया। बेगम बोली, अंदर एसी का तापमान बहुत बढ़ गया है, तो गर्मी लग रही है। ज़ुबैर भाई ने उन्हें अंदर जाने को कह के निकल गए ट्रेन के केयर टेकर को ढूंढने, जो शायद कैंटीन में ताश के पत्तों में घिरा पड़ा था। मेरे हाथ में मंटो साहब की दस्तावेज़ थी, जिसे देखकर बेगम साहिबा वहीं बैठ गई और मुझे बड़े तहजीब से पूछने लगी कि क्या वे ये किताब देख सकती हैं। मैंने भी बड़े अदब से किताब बढ़ाई और उनसे इजाज़त लेकर बाथरूम की ओर चल पड़ा। बाहर आया तो देखा बस किताब पड़ी है। बहुत गुस्सा आया कि कैसे कोई किताब को इस तरह यतीम बनाकर छोड़ सकता है। कम से कम एक मेरे आने तक का इंतज़ार तो कर लेती। खैर, गैरों पर क्या गुस्सा करना, गुस्सा भी तो अपनों पे किया जाता है। मैंने किताब उठाई और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। इतने में मेरी आंख लग गई और ट्रेन थोड़ी देर के बाद बैंगलोर सिटी पहुंच चुकी थी। कॉलेज पहुंचा, हॉस्टल में फ्रेश होकर तैयार हो गया और इंटरव्यू के लिए निकल गया। हमारे दयानंद सागर प्रेमचंद ऑडिटोरियम में इंटरव्यू था। बहुत दिनों बाद कॉलेज देखकर पुरानी यादें ताज़ा हुई और थोड़ा बुरा भी लगा कि यह शायद आखिरी बार है इस जगह। रात को दोस्तों के साथ पार्टी की और फिर सो गया। सुबह उठा तो सर में बहुत तेज़ दर्द था। पिछले रात का हैंगओवर ऐसा लगा जैसे कोई दीवार में दबी हुई कील वापस निकाल रहा हो। मैंने अदरक डालकर चाय बनाई और मंटो साहब के साथ चाय पीने लग गया। तब देखा कि मेरी किताब के कुछ शब्दों पे किसी ने कलम से गोल नुमा चिन्ह किया है। पूरा किताब देखा तो बस 3 शब्द मिले, मंटो, इस्मत चुगतई और खोल दो, जिसमें से खोल दो नामक एक कहानी है और उस कहानी का सारांश ये है कि कैसे एक लड़की पर इतना जुल्म हुआ कि वो अपने वालिद को बिना देखे ही कोई दरिंदा समझती है और बिना आंखें खोले अपने कपड़े उतार देती है। ये दर्दनाक हादसा उस दंगे का है जब हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाया जा रहा था और वहाँ पाकिस्तान से हिंदुओं को। खैर, मुझे ऐसा लगा जैसे वो ज़ुबैर भाई की बेगम साहिबा मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने बस उनकी आंखें देखी थी और कसम खाकर कहता हूँ ऐसी बोलती हुई आंखें मैंने कभी नहीं देखी। वो बात अलग है, मुझे
उनके मेरे मंटो साहब के साथ किए बर्ताव से परेशानी हुई थी, मगर अब मुझे ये समझ में आ गया था। सीधे कॉल लगाया मैंने मेरे एक मित्र को जो पूर्व तट रेलवे के सहायता केंद्र में नियुक्त है। मैंने सारी कहानी बताई तो वो मदद करने को तैयार हो गया, मगर जुबैर नाम का कोई भी आदमी उस ट्रेन में था ही नहीं। फिर मुझे अचानक क्या सूझी कि मैंने इस्मत नाम की महिला ढूंढने के लिए कहा, और मेरा अंदाज़ा सही निकला। बेगम साहिबा का टिकट इस्मत खान के नाम से था और साथ वाले आदमी का नाम जुबैर नहीं, रतन सिंह राजपूत था। मैं झट से निकला और सारे सबूतों के साथ बैंगलोर कैंट पहुंच गया, वहां आरपीएफ की सहायता लेने। लेकिन मुझे हिंदी भाषी समझकर उल्टा मुझे वहां से भगा दिया गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी के मित्र छिंदवाड़ा में डबल स्टार ऑफिसर हैं। अचानक याद आया और मैंने उनसे सहायता मांगी। तो पहले उन्होंने वहम कह के दुत्कार दिया, लेकिन सारे सबूत दिखाने के बाद बहुत मुश्किल से एक बार कोशिश करने के लिए वो राजी हुई। कुछ घंटों बाद अंकल ने खबर दी कि रतन नाम के एक आदमी ने फेजर टाउन में कहीं ऐसे कुछ लड़कियों को छुपा रखा था और उन्हें दुबई बार डांसर बनाकर भेजा करता था। रतन पकड़ा जा चुका था, इस्मत आज़ाद थी। मुझे राहत मिली। अंकल ने मुझे शाबाशी दी। अपने ऊपर फ़क्र महसूस हुआ। मैंने अपने पूर्व तट रेलवे वाले मित्र को भी ये खबर दी तो वो भी खुशी से गदगद हो उठा। कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन किसी के लिए कुछ कर पाने का मौका मिला था तो अच्छा लगा। मैं इतना ज़्यादा खुश था कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर लिखता था वहाँ वापस गया तो आकृति की एक कविता आई थी, इतने दिनों बाद। इस्मत जहाँ रहे मंटो उसमें सलामत रहे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो आंखें जिन्हें मैं भूल नहीं पा रहा था वो आकृति की थी। पहली बार तो देखा था, और वो भी सिर्फ 2 आंखें, मेरे लिए मेरी नैना। थोड़ी देर तक रोता रहा। सोचा एक जवाब लिखूं और इस बार कविता में अपना नंबर ही लिख दूं। जब वापस पहुंचा तो देखा आकृति अपना प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर चुकी थी। इसके आगे तो मेरे मित्र आपको बता ही चुके हैं। कहते हैं ना, चलती का नाम जिंदगी, बस वही तो सच है, बाकी सब कहानी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, यू टेक केयर। थैंक यू।